जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 12 फरवरी और आज जिन लोगों ने रेडियो कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरा था, टेक्निकल कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म भरा था, उनका आज पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ प्लस सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें नॉन टेक्निकल के लिए भी वहाँ से एलिजिबल हैं बच्चे, और दूसरा पेपर टेक्निकल के लिए होता है। अब बहुत से बच्चों का थोड़ा सा डाउट था कि सर यहाँ पर कैसे कैसे मेरिट बनेगी। तो देखो, मेरिट दोनों को जोड़कर बनेगी अगर आपने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है तो। मान के चलिए आपके यहाँ 70 नंबर हैं, आपके यहाँ 30 नंबर हैं, तो दोनों के जुड़ जाएंगे, आपके 100 नंबर माने जाएंगे टेक्निकल के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए, रेडियो कांस्टेबल के लिए। लेकिन जब आपकी जीडी यानी कि नॉन टेक्निकल के लिए आपकी लिस्ट बनेगी वो 70 से ही बनेगी। तो आपने अगर दोनों फॉर्म भरे हैं यानी कि दोनों पोस्ट को प्रेफरेंस में डाला है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इन सब छोटी मोटी चीज़ों को तो हम पेपर के बाद भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पेपर आया कैसा, पैटर्न कैसा आया, क्या क्या पूछा गया, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पिछली बार जो पेपर था उसमें आपका ज़्यादातर क्या पूछा गया, पूरा कंप्यूटर ही पूछा गया, क्योंकि वो पोस्ट आपकी अलग टाइप की पोस्ट थी, ठीक है, वो रेडियो की नहीं थी, ठीक है। हालांकि रेडियो के लिए जब एसआई का पेपर होता है उसी तरीके का सेम टू सेम पेपर आपका रेडियो कांस्टेबल का आया। एसआई के लिए अगर आपने टेक्निकल देखा होगा तो उसमें क्या रहता था, 34 नंबर का मैथ, ठीक है, 33 की फिजिक्स केमिस्ट्री। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, 30 का मैथ, 30 की फिजिक्स, 30 की केमिस्ट्री और 10 का कंप्यूटर, ठीक है। लगभग यही है। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि 10 का कंप्यूटर आया सर, और उनने बोला कि बाकी सर पता नहीं कितने कितने का आया। तो हमें क्या, मैथ के क्वेश्चन मिल गए, मैथ के हमको 29 क्वेश्चन मिल गए। तो मेरा आइडिया यही है कि 30 मैथ के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के रखे होंगे और 10 उन्होंने कंप्यूटर के रखे होंगे, क्योंकि बच्चे ने बताया कि 10 कंप्यूटर के आए, ठीक। अगर कोई कह रहा है कि सर 25 सबके आए, तो वो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि 25 आए होते तो मुझे मैथ के 29 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलते नहीं। 29 क्वेश्चन आए हैं। कैसे क्वेश्चन हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो एवरेज मार्किंग आ रही है वो यहाँ पर 25 से 30 नंबर की आ रही है बच्चों की। 25 से 30 के अंदर में बच्चे सिमट रहे हैं, और ये लेक्चर देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपने 20 नंबर ऐड कर सकते हो। जो 25-30 नंबर आ रहा है, निश्चित तौर पे पूरे पेपर में, पूरे के 100 क्वेश्चन में उन्होंने तुक्का मारा होगा। यहां मैं आपको गणित के 30 क्वेश्चन करा देता हूं, जो 29 क्वेश्चन करा देता हूं जो आज पूछे गए। तो इन 29 में से मैं इस तरीके की चीजें आपको समझा दूंगा कि आप 15 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सॉल्व कराओगे, और 5 क्वेश्चन तुक्के में भी लग जाएंगे, तो गणित में 20 आ ही जाएंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन भी आप मुझे भेज देना, मैंने फिजिक्स पढ़ाई है 1 साल IIT JEE के लिए, ठीक है। तो आप फिजिक्स के भी भेज देना, ये भी मैं अच्छे से करा दूंगा जिस किसी के पास हो। कुछ लोगों ने अभी कुछ भेजे हैं तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपका यहां से स्कोर बूस्टअप हो जाएगा और यहां पर आप 50+ नंबर लाने की स्थिति में हो जाएंगे। अगर आप इतने ले आए तो फिर आपका पहला पेपर कितना भी बिगड़ गया होगा, आपका रेडियो कांस्टेबल में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत तालियां और धन्यवाद देते हैं इन सभी लोगों के लिए जो हमारे लिए रेडियो कांस्टेबल के ये प्रश्न लेके आए हैं। दीपेश सोलंकी जी इंदौर से, कंचन जी भोपाल से, अंकित जी होशंगाबाद से, अभिषेक जी छिंदवाड़ा से, सैलन जी रतलाम से, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि n प्राकृत संख्याओं का माध्य 7n+13 है तो इन संख्याओं का परिसर यानी कि रेंज बतानी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप जनरली कर सकते हो, 10th लेवल का ही है, ठीक। n प्राकृत संख्या यानी कि पहली संख्या 1 होगी, 2 होगी, फिर डैश कहाँ तक होगी, n तक होंगी, और इनका माध्य 7n+13 दिया है। हम इनका माध्य कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ और उसमें 2 का भाग, हम इस तरीके से माध्य निकालते हैं। और इन्होंने बोल दिया कि माध्य 7n+13 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको 7n/13 के बराबर कर देते हैं। बराबर कर दिया, अब क्या करेंगे, हम कोष्टक में बंद करके इसको कैंची का गुणा करेंगे। कैंची का गुणा किया तो ये 13n+13 आ गया, बराबर ये 14n आ गया। n को इधर ले जाएंगे तो ये इसमें से घट जाएगा, तो 13 बराबर कितना आ जाएगा, 14n - 13n, यानी कि 13 बराबर कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ गया, 13।
यानी कि हमारी ये सीरीज कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, 2 3 डैश 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 कहाँ पे खत्म होगी, 13 तक। क्या आप इस सीरीज की रेंज निकाल सकते हो, परसर निकाल सकते हो? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट 13 है, लोएस्ट 1 है तो 12। ये वाला क्वेश्चन तो आप बना ही ले जाओगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो। बढ़ते हैं दूसरे पर। दूसरा है, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का 7वां पद 8 है एवं 8वां पद 7 है तो इसका 15वां पद बताना है। दोस्तों 3 प्रकार की श्रेणियां आपने कक्षा 11वीं में पढ़ी होंगी। समांतर श्रेणी जिसमें समान अंतर होता है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं। हरात्मक श्रेणी, ये समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को उल्टा कर देते हैं, उसको हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम जीपी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक किसी संख्या का गुणा होता चला जाता है। ठीक, अब देखो हरात्मक श्रेणी के हर सवाल को हम क्या है, समांतर श्रेणी में बदलकर ही हल कर सकते हैं। जैसे कि हरात्मक श्रेणी क्या होती है मैं बताऊं, जैसे 2 4 6 8 10, ये आपकी क्या चल रही है, एक समांतर श्रेणी है, सभी में समान का अंतर, समान का अंतर, समान का अंतर, समान का अंतर। इसी को अगर पलट दें 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, अब आप इनमें घटाओगे तो समान अंतर नहीं होगा, लेकिन इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी, कि हर इसके जो है ना वो आपके समान अंतर में है, हर समान अंतर में, तो हरात्मक श्रेणी बोलने लगे। अब इस सवाल श्रेणी का कोई भी सवाल आएगा उसको हम हमेशा पलट कर ही हल कर पाएंगे। ठीक, कैसे करेंगे, देखो श्रेणी का 7वां पद दिया है 8, तो हम अगर इसी श्रेणी को हरात्मक ना मानते हुए समांतर मान लें, उल्टा कर दें, तो हमारा 7वां पद समांतर, इसी हरात्मक श्रेणी के लिए जो समांतर श्रेणी होगी उसका हमारा 7वां पद क्या हो जाएगा, हमारा 7वां पद हो जाएगा 1/8, जस्ट उल्टा कर देंगे। ऐसे ही जो 8वां पद है वो कितना हो जाएगा, 1/7, ये हमारा हो जाएगा 7वां पद, ये हो जाएगा हमारा 8वां पद। अब हर पद, ये समांतर श्रेणी चल रही है, हम समांतर श्रेणी से 7वां पद हमें इसका पता है, 8वां पद पता है, यहीं से हम 15वां पद निकाल लेते हैं। अब जो 15वां पद आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो वही हरात्मक श्रेणी का 15वां पद हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हम कैसे निकाल पाएंगे कि इसका 15वां पद क्या है। हमें पता है समांतर श्रेणी अगर ऐसे दी रहती कि तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, तो आप बताओ छठवां पद, तो हमें पता है कि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, हर संख्या के बाद 2-2 अंक बढ़ जाएंगे, 2-2 अंक बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। 1/7 में से 1/8 को घटाएंगे, हमने यहाँ पे घटाया 1/7 माइनस 1/8, ये 56 आया, ये 8 माइनस 7 तो कितना 1/56। तो ये जो समांतर श्रेणी है इसका जो आपका समान अंतर आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सीडी बोलते हैं, वो हमारा कितना आ रहा है 1/56। अब हर पद में 1/56 जुड़ता जाएगा, हर पद में 1/56 जुड़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 9वां पद निकालेंगे तो 1/7 में 1/56 जोड़ देंगे, ठीक है। 10वां पद निकालेंगे तो ये इस वाले में 1/56 जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। हमें 8वां पद पता है, हमको 15वां पद निकालना है। एक बात बताओ, 15वें पद तक जाने में हमको कितने स्टेप लगेंगे? 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि हमको 7 स्टेप लगे। जब हमको यहां पर 7 पद लग गए 15 तक पहुंचने में, 9 10 11 12 13 14 15, तो हमको 7 बार 1/56 जोड़ना पड़ेगा। हमको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 7 बार 1/56 जोड़ना पड़ेगा। किस में? 1/7 में जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ देंगे तब हमको 15वां पद मिलेगा। 1/7 प्लस 7 बार 1/56 यानी 7/56, काट देंगे, 7 8 56, 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/7 प्लस 1/8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 8 56, 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 8 प्लस 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 15, 15/56। तो हमें ये जो 15वां पद मिलेगा ये कितना हो जाएगा? हमारा 15/56 हो जाएगा। ये तो समांतर श्रेणी का पद है 15/56। तो आप बताइए कि जो हरात्मक श्रेणी होगी उसका पद कौन सा होगा? 15वां। इसका जस्ट उलट, यानी कि वह पद हो जाएगा 56/15, हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? यदि a² + b² × x² माइनस 2ba + cx + b² + c² 0 के मूल समान हैं, मूल बराबर हैं, तब a b c क्या होंगे? हमको यह बताना है।
चलिए निकालते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं कि मूल आ कितने रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसको भी खोल देते हैं 2ab इंटू एक्स और यहाँ 2ba यानी कि -2bc इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ देखेंगे, ये माइनस का 2abx दिख रहा है, हमको यहाँ बी स्क्वायर दिख रहा है और ए एक्स का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो इन तीनों को एक साथ लिख देंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या है, ये होल वर्ग बन जाएगा, इसलिए मैंने इनको पास में लिखा। प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर देखेंगे, यहाँ देखो बी इंटू एक्स दिख रहा है, यहाँ सी का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर -2bcx प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों ही होल स्क्वायर बन जाएंगे, इसलिए हमने इनको पास में लिख लिया। अब क्योंकि जब ये होल स्क्वायर बन जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसको ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं। ऐसे ही इसको भी हम मान सकते हैं बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि कोई भी दो होल स्क्वायर आपके 0 केवल तभी हो सकते हैं जब ये दोनों ही 0 हो, ये भी 0 हो ये भी 0। तो जब ये 0 होगा ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ऐसा ही यहाँ पर जब बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी। अब सवाल में दिया है कि दोनों के मूल समान हैं, दोनों के मूल बराबर हैं, यानी कि जो उत्तर आएंगे ना एक्स के वो बराबर हैं, यानी कि ये जो वैल्यू आई है ना, ये एक्स बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन बी, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। यहाँ से क्या ये कंडीशन किसकी बन रही है, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन बन रही है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि जो ए बी सी है ये किस में है, आपके गुणोत्तर श्रेणी में है। किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में ही तो ऐसा होता है, जैसे ए बी सी, यानी कि दूसरा पद और पहले पद का जो अनुपात है बी अपॉन ए, ये दूसरे पद और तीसरे पद और दूसरे पद के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं, दोनों का रेशियो सेम है ना, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। यहीं से हमको समझ में आ जाएगा कि ए बी सी गुणोत्तर में है। और दो ऑप्शन तो आप वैसे भी हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो, बराबर और समांतर श्रेणी। अगर बराबर थे ए बी सी अगर बराबर हैं तो इनके सबके बीच में बराबर अंतर यानी 0-0 का ही अंतर आ रहा है, तो वो समांतर श्रेणी में भी होंगे, तो ये दोनों उत्तर एक साथ ही सही होंगे, अलग अलग सही नहीं हो सकते। ठीक है, अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है कि बराबर तो उत्तर हमारा हो ही नहीं सकता। क्लियर है, इसको हम समझ सकते थे यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं आगे, हालांकि वैसे भी सिंपल था ये देखिए, ये आपका 1 नंबर में पक्का करे दे रहा हूं, क्योंकि इस तरीके का सवाल आज आया, आगे भी आएगा और बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 8 समांतर क्षैतिज रेखाएं व 5 समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटें तो कुल कितने आयतों का निर्माण होगा। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट नहीं भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 समांतर रेखाएं ये हैं, यहां से 2 इस तरीके की रेखाएं खींची गई, तो ये देखो कितनी रेखाएं, 2 रेखाएं और यहाँ पे 2 रेखाएं, 4 रेखाओं से तब एक आयत जाके बना। हमने 2 समांतर रेखाओं में से 2 रेखाएं चुनी और 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं में से रेखाएं चुनी, तब एक आयत बना। यानी कि जितनी भी टोटल आपकी समांतर रेखाएं हैं, क्षैतिज में आपकी 8 समांतर रेखाएं, इनमें से कोई 2 चुन लो, और ऊर्ध्वाधर में 5 है, इनमें से भी कोई 2 चुन लो, तब हमारा आयत बनता है। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा टोटल कितने आयत बने। ठीक, अब देखो, अगर आपको इसके फॉर्मूले नहीं पता तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने आपको क्रमचय संचय पूरा पढ़ाया है, वहाँ से देख लेना। कोई भी सवाल, चाहे ये एडवांस लेवल में आ जाए 11-12 के में, चाहे आपका बेसिक लेवल में आ जाए, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 8 है तो 8 गुणा 7 बटे 2 गुणा 1, इसको ऐसे लिखते हैं 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1। अब क्या करेंगे, काट देंगे इसको, काट दिया तो 28 गुणा 10 कितना आ गया, 280 आ गया। क्लियर है। अब आप कुछ नहीं तो आप ऐसा फॉर्मूला याद कर लो कि 8 है ना, तो 8 गुणा 7 1 कम कर देंगे, गुणा यहाँ 5 है तो 5 गुणा 4 1 कम कर देंगे, 4 का भाग लगा देंगे, 280। ऐसे भी नहीं कर पाओ तो एक जनरल सेंस है जहाँ से आप लोग फिगर काउंटिंग करते थे, तो ये हमने 5 बना दी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 8 बना दी, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो आप फिगर काउंटिंग कैसे करते थे कि यहाँ 1 लिखते थे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो टोटल कितना हो गया 1 2 ये 4 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 है तो यहाँ कितना लिखते थे 20 30 40 50 60 70, इतने ही तो बनना है। इन सबको जोड़ देना 280 आ जाएगा। ठीक है, जो भी फिगर काउंटिंग की ट्रिक अगर कहीं पे आपने देखी होगी, हालांकि ये सब करना ही नहीं है ना, सिंपल यही फॉर्मूला है, यहीं से निकल आएगा। ये हम वीडियो बना ही रहे थे, इतने में अमित जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने भी हमें टेक्निकल के प्रश्न भेजे और नॉन टेक के भी भेजे हैं कुछ, तो उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हालांकि पूरे प्रश्न हमारे पास पहले से ही आ गए, बस थोड़ा कन्फर्मेशन और हो गया हमें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस वाले सवाल को। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 40, इसको देखो जब भी साइन है यहाँ पर 44 है, यहाँ 40 है, दोनों को इक्वल कर लेंगे तो कुछ काम बनेगा, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि साइन थीटा हमारा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल में होता है। साइन कॉस में चेंज होता है 90 में, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 44, ये कितना हो जाएगा हमारा जैसे कॉट स्क्वायर 44 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 44 हो जाएगा। 90 में से 40 घटाया तो कॉस 44 हो जाएगा। और ये कितना है कॉसेक स्क्वायर 46 डिग्री इंटू यहाँ पे, अरे यार ये लिख दिया, इंटू टेन स्क्वायर 44 डिग्री। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जो कॉट है इसको चेंज कर दो आप। इस कॉट को क्या लिख सकते हो आप, कॉस बटे साइन लिख सकते हो। कॉट देखो, कॉट को क्या लिख सकते हो, टेन क्या होता है आपका साइन बटे कॉस, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 44 बटे साइन स्क्वायर 44 माइनस कॉस स्क्वायर 44। केवल पहले इतने को सॉल्व कर लो, वो बाहर लिखा हुआ है उसको बाद में देख लेंगे। तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 44 माइनस साइन स्क्वायर 44 इंटू कॉस स्क्वायर 44 बटे साइन स्क्वायर 44। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको लिखा रहने देंगे, कॉसेक स्क्वायर 40 इंटू टेन स्क्वायर 44। अब यहाँ ऊपर से देखो कॉस स्क्वायर 44, कॉस स्क्वायर 44 को ले लो कॉमन, तो हम कॉस स्क्वायर 44 को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 44 हो जाएगा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 44 इंटू कॉसेक स्क्वायर 46 इंटू टेन स्क्वायर 44। ये देखो कॉस स्क्वायर 44 बटे साइन स्क्वायर 44, ये कितना हो जाएगा आप खुद से समझो, कॉस स्क्वायर 44 बटे साइन स्क्वायर 44 हो जाएगा कॉट स्क्वायर 44। कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर 44, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, अभी इसको लिख देंगे हम। अभी ये देखो कॉट स्क्वायर 44 और यहाँ पर टेन स्क्वायर 44, इन दोनों का गुणा हमारा कितना हो जाएगा 1, कॉट इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, तो इन दोनों का गुणा हमारा 1 हो जाएगा। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 44 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 44, और ये जो कॉसेक स्क्वायर 46 है इसको अगर 44 में चेंज करोगे तो ये सेक स्क्वायर 44 हो जाएगा। तो कॉसेक और सेक का गुणा 1 हो जाएगा और कॉट और टेन का गुणा भी 1 हो जाएगा, ये सब को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। जनरली ज़्यादातर सवालों के उत्तर एक ही आते हैं। ठीक है, अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा हो और 1 या 0 ऑप्शन में हो तो चांसेस हैं कि 1 आ सकता है, अगर गुणा 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 बनना होगा तो 1 के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, हालांकि ये सवाल इतना कठिन नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि 90 में से घटाते हैं तब किस में चेंज होता है। अगर ये बेसिक पता था तो आप इस पूरे सवाल को कर ले जाते। ठीक है, लेकिन नहीं भी पता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सवालों पे देखो एक दिन में महारत हासिल नहीं की जाती, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तब आप महारत हासिल कर पाओगे, लेकिन दूसरी चीज़ें हैं उनमें थोड़ा फोकस कर लो। जैसे कि ये वाला सवाल, ये आप बना ले जाओगे। 1000 से बड़ी व 10,000 से छोटी कितनी पूर्णांक हैं जिनमें 2, 3, 7, 8 या 9 के अलावा कोई अंक नहीं हो। अब जैसे ये 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 में ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, 9 है, तो 10,000 हमारे मतलब का नहीं है। ऐसे 1000 भी हमारे मतलब का नहीं है। 10,000 से जस्ट छोटी कौन सी है, 9, 9, 9, 9, यानी 4 अंकों की, और ये भी 1, 1, 1, ये भी 4 अंकों की।
यानी कि हमको क्या निकालना है, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 अंकों की संख्या निकालनी है कि कौन सी कितनी संख्या लिखी जा सकती हैं जिनमें 2 3 7 8 या 5 हो, यही संख्या हो और रिपीट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2 2 2 2 2 2 ये आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 2 3 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, हमें पता चल गया। सवाल हमारा बड़ा सिंपल है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनमें ये अंक आ सकते हैं। तो हमारा 4 अंकों की संख्या 1 2 3 और 4 अंक लिख देंगे। दोस्तों मैं इसीलिए आपको हमेशा क्रमचय संचय में मैंने बताया कि ये जो आपके फॉर्मूले होते हैं, ये सी वाले पी वाले, ये हर जगह काम में नहीं आते हैं, ये आपके यूनिवर्सल फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, आपको हर सवाल को बिल्कुल उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से सवाल में बोला गया और जनरल कैलकुलेशन से करना चाहिए। तो यहाँ हमें पता चल गया 4 संख्याएं, 4 अंक है। पहले अंक पर कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, 1 2 3 4 5, पांचों की 5 लिखी जा सकती हैं। दूसरे पर भी रिपीटिंग अलाउ है क्योंकि ये अंक तो इसी तरीके के आएंगे, अंक इसमें 1 1 1 1 भी आ जाएगा तो क्या हम उसको काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे। 1 1 2 8 आ जाएगा, क्या उसको काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 बार आ गया, उसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी, इसको भी 5 तरीके से लिख पाएंगे, इसको भी 5 से और इसको भी 5 तरीके से, सभी को 5 तरीकों से लिख पाएंगे। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेना, 25 गुणा 25 कितना होता है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में ऐसा बोल देते कि ऐसी संख्याएं चाहिए जिनमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, स्पेसिफाई करके बोलते तो हमारा उत्तर होता 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, लेकिन जनरल केवल संख्याएं पूछ दिया है तो फिर संख्याओं में तो रिपीटेशन होगा, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संख्याएं हैं 26 A 40 70 104, इनका माध्य है 60। तो 42 55 91 124 व ए का माध्यिका से मीडियन के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। विचलन निकालना है, फिर उस विचलन का भी एवरेज यानी कि माध्य निकालना है। विचलन निकालना आप लोगों को आता है, पहले तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब कुछ आगे कर पाएंगे। तो हम ऊपर का इतने का माध्य 60 है यानी कि इतने का एवरेज 60 है, तो इन सबको जोड़ देते हैं। 26 प्लस ए प्लस 40 प्लस 78 प्लस 104 बटे टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 60, 5 का गुणा वहां कर देंगे आ जाएगा 300, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 26 और 104 कितना हो जाएगा 30 और 130 130 170 प्लस 78 बराबर ए प्लस इतना बराबर 300। और कैलकुलेशन थोड़ी करना भाई, कितना आ जाएगा a प्लस 248 बराबर 300, तो यहाँ से a बराबर आ गया 52 52, 300 में से 248 घटेगा 52। अब हम वहाँ की माध्यिका निकालेंगे कि कौन इसकी माध्यिका, इस पूरी सीरीज को लिखेंगे। उसको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा है 42, उसके बाद a हो जाएगा जो कि 52 है, फिर हमारा 55 आ जाएगा, फिर 91 आ जाएगा और फिर 124 आ जाएगा। अब इनमें माध्यिका कौन है, जो बीचों बीच की संख्या होती है वो माध्यिका होती है यानी 55। अब 55 से विचलन देखेंगे, 55 से ये 42, इसका विचलन कितना, ये नेगेटिव में जाएगा। 55 में से 42, 42 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 13, ये भी नेगेटिव में जाएगा माइनस का 3, और ये 55 तो है ही तो ये 0। या 91 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 90 में से 55 घटा दो तो कितना आ जाता है 5, और ये 8 35 1 यानी 36 आ जाएगा। 124 में से 55 घटाएंगे तो 45 तो ये और 24 वो यानी कि 69 आ जाएगा 69। ये सारा विचलन आ गया। अब हमको विचलन नहीं चाहिए, हमको माध्य विचलन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सारे विचलनों को जोड़ देंगे, इन सभी विचलनों को जोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, उसमें 5 का भाग लगा देंगे। 1 2 3 4 5 है तो 5 का भाग लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आपको यहीं पर वर्ग मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, हम इन सब का वर्ग कर लेते हैं कि मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है कि ये माइनस ना हटता नहीं है माइनस। ठीक है, वर्ग कर लेते हैं, तो 13 का 169, ये 9, फिर ये 36 का वर्ग करेंगे, 69 का वर्ग करेंगे, सबको जोड़ देंगे और फिर अंडर रूट निकाल के 5 का भाग लगा देंगे, सबको जोड़ के उसका अंडर रूट निकाल देंगे, फिर 5 का भाग लगा देंगे, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आज आपके में माध्य विचलन आया तो कल को आपके में स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ सकता है, उसी के हिसाब का आपका प्रसरण होता है। प्रसरण, उस पर एक प्रश्न आया भी है।
8वां प्रश्न है, बिंदु 8,4 और -2, -4 से गुजर रही रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्यामिति के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और यहां पर 4 से 5 सवाल इसमें आए हैं। वो लेक्चर मैंने बनाए तो जनरली हैं कि मतलब जनरल एग्जाम के लिए, लेकिन उसके उन 3 लेक्चर से आप ये सारे क्वेश्चन भी कर दोगे, मतलब उसमें इतना एडवांस है और ज़्यादा देर के भी नहीं है, 20-20 मिनट के होंगे, मतलब तकरीबन 20-20 मिनट के भी नहीं होंगे तीनों, कुछ 10 मिनट के ही हैं, एक आध और एक 20 का होगा, तो तकरीबन आप ये मान के चलो 40 मिनट में वो पूरा खत्म कर लोगे। रेखा भी है उसमें, अक्ष के समांतर वगैरह ये सारी चीज़ें भी है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा, उसको जरूर देखना। लेकिन फिर भी इसको मैं बता देता हूँ उस सवाल को। ये सवाल आप केवल और केवल ऑप्शन से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया कि वह जो रेखा गुजर रही है वो किस बिंदु से गुजर रही है। तो ऑप्शन से कैसे करते हैं, कोई भी रेखा हो, उस रेखा की एक होती है ढाल या प्रवणता, डिटेल में तो नहीं बताएंगे, हम बस उसका सिंबल बता दे रहे हैं कि उसको एम से प्रदर्शित करते हैं। और ये प्रवणता कैसे निकालते हैं, अगर बिंदु दिए हो तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, बिंदु दिए हो तो by2 - by1 अपॉन x2 - x1। अब ये by2 क्या है, x2 क्या है, ये भी डाउट होगा काफी बच्चों को। तो जैसे बिंदु दिए हैं ये दो, एक बिंदु के निर्देशांक है x1 by1, दूसरे के हैं x2 by2, तो by2 में से by1, तो यहां पर ये तो आ गया आपका x2 by2 और ये आपका x1 by1। तो यहां हम पहले तो ऊपर वाले की प्रवणता निकालेंगे, ढाल निकालेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या हो जाएगा, -4 by2 कितना हो जाएगा हमारा -4, उसमें से by1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4, तो -4 अपॉन x2 कितना हो जाएगा -2 और by2 -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा -8 बटे -10, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। यानी कि हमारी जो रेखा गुजर रही है इन दो बिंदुओं से, जिसके लंबवत हमको रेखा खींचनी है, उसकी प्रवणता हमको मिल गई, एक की प्रवणता मिल गई, पहली वाले की m1 कितनी 4/5। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आपकी रेखाएं दो लंबवत होती हैं तो उनकी जो प्रवणता होती है m1 × m2, इनका गुणा कितना होता है -1 होता है, ये हमेशा गांठ बांध लेना। और जो समांतर होती हैं उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, जैसे m1 आपकी 4/5, m2 भी 4/5, तो वो समांतर होंगी। तो m1 × m2 -1 होता है, तो आप m2 निकाल लोगे, m1 हमें पता है 4/5 × m2 बराबर -1, या m2 क्या है, दूसरी रेखा जो कि लंबवत है उसकी प्रवणता, तो दूसरे की प्रवणता क्या हो जाएगी, m2 हो जाएगी -5/4। अब हमको इन 4 ऑप्शन में चेक करना है कि किसकी प्रवणता -5/4 है। अब सर यहां तो बिंदु दिए नहीं है, यहां से प्रवणता कैसे चेक करेंगे, तो हम यहां पर भी आपको बता दें कि प्रवणता को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे, कोई भी इक्वेशन हो रेखा की, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है y = mx + c, जहां पर m आपकी प्रवणता होती है। तो हर इक्वेशन को y = mx + c के तौर पे लाओ, वहां से आपको प्रवणता दिखाई देगी, जिसकी प्रवणता -5/4 होगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि पहला ही ऑप्शन आपका उत्तर यहां पर दिखाई दे रहा है। देखो कैसे करते हैं, ये y को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, तो 4y = 12 को पीछे लेके आओ, -5x + 12 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 4 का भी भाग लगा दो, तो y = -5/4x + 12/4, इससे कोई मतलब नहीं, प्रवणता देखो कितनी आ रही -5/4, यही तो चाहिए थी, यही उत्तर लगा दोगे। अब कोई बोला बच्चा फिर से यहां पर कहेगा सर अगर 2 ऑप्शन में -5/4 आ जाए, तो बेटा ऐसा नहीं होता, 2 में नहीं आएगी। इन सभी को आप लोग खुद से चेक करना। इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, देखो हमें यहीं से दिख रहा है, माइनस का इधर गया, माइनस, ये प्लस की आई प्रवणता, हटा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपकी प्लस की आएगी प्रवणता, यहाँ माइनस की आएगी, लेकिन आपकी कितनी आ जाएगी, -4/5। हमको -5/4 चाहिए, तो हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 सेब, 6 संतरे, 8 आमों के समूह में 4 फलों को इस प्रकार चुना गया है कि प्रत्येक प्रकार का कम से कम एक फल हो, तो ऐसा कितने प्रकार से किया जा सकता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रायिकता का कोई भी प्रश्न हो कभी भी फॉर्मूलों से हल नहीं होता, आपके दिमाग में पहले उसकी कंडीशंस बनती हैं, उसके बाद ही हल होगा। अब देखो, हमने 4 फल निकाले हैं और प्रत्येक का एक एक फल हो कम से कम,
तो देखो सेब, संतरे और आम सब एक एक तो हो ही जाएंगे, फिर कोई एक फल एक्स्ट्रा होगा, या तो सेब एक ज्यादा हो जाएगा, संतरा एक ज्यादा हो जाएगा, या आम एक ज्यादा हो जाएगा। तो क्या क्या आपकी कंडीशन बन सकती है? एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जब आपके सेब दो हों, कि दो सेब हैं, संतरा एक है और आम एक है, एक तो ये कंडीशन बन सकती है। या एक ऐसी कंडीशन बन सकती है कि सेब एक ही है लेकिन संतरे दो हैं, आम एक है। या ऐसी कंडीशन बन सकती है सेब एक है, संतरा एक है, आम दो है। यहीं पे सवाल सॉल्व हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण था, जो ये कंडीशंस बना लेगा वो पूरे सवाल को सॉल्व कर ले जाएगा। अब ये कंडीशन हमने बना ली, 2 1 1 1 2 1 1 1 2। अब हम देखते हैं, हमको क्या 6 सेब निकालने थे। टोटल सेब कितने हैं? दो सेब निकालने, टोटल सेब कितने हैं? 7, यहाँ 7 लिख लो। संतरे कितने हैं? 6, आम कितने हैं? 8। तो देखो यहाँ या लगा है, या का मतलब होता है प्लस, या का मतलब होता है प्लस, और ये साथ में तो ये गुणा में आएंगी। 2 सेब निकाल लें, 7 सेब थे तो पहला सेब निकालेंगे 7 तरीके से, दूसरा सेब निकालेंगे 6 ही तरीके से, क्योंकि एक सेब कम हो गया, पहले से ही चुन लिया। अब एक संतरा निकालना है, संतरा कितने हैं? 6, तो 6 तरीके से निकाल सकते हैं, 6 का गुणा। एक आम निकालना है, तो आम कितने हैं? 8, तो 8 तरीके से निकाल सकते हैं, 8 का गुणा। ऐसे ही यहां पर दूसरी वाली कंडीशन के लिए हम निकाल लेते हैं कि कुल कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। एक सेब निकालना है, 7 सेब हैं तो 7 तरीके से। 2 संतरे, पहला संतरा 6 तरीके से, दूसरा संतरा 5 तरीके से। एक आम, तो एक आम 8 तरीके से। एक सेब 7 तरीके से, एक संतरा 6 तरीके से, 2 आम, पहला आम 8 तरीके से, दूसरा आम 7 तरीके से। ठीक है, फॉर्मूलों के चक्कर में पढ़ोगे तो आप सवाल की जड़ तक ही नहीं पहुंच पाओगे, कभी सवाल को ढंग से समझ नहीं पाया करोगे, और सॉल्व करना तो दूर की बात है। ठीक है, चलो अब हम यहां पर आगे देखेंगे, यहां देखेंगे 7 6 8 सब में, देखो 7 6 8 सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 7 6 8 7 6 8 7 6 8, तो हम 7 6 8 को अलग से क्यों ना लिख दें, अलग से गुणा कर दें। बचा यहां पर क्या? 7 6 8 के अलावा 7 6 8 के अलावा यहाँ 6 बचा, यहाँ 5 बचा, और तीसरे में 7 बचा। अब क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे, और फाइनली हमारा उत्तर आ जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 5 ये 18 हो जाएगा, और इसको गुणा कर लेना, ये आप लोग खुद से गुणा करना, 42 गुणा 8 गुणा ये 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इतना हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है, ये तो मैं आपको बता भी चुका हूं, द्विघात समीकरण का। यदि आपका समीकरण है 3x² + 7x + 15 = 0, और इसके मूल अल्फा व बीटा हैं, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान बताना है। तो देखो इसका मान बताते हैं, कैसे मान बताएंगे कि इसकी पहले तो हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से, इससे तुलना कर देंगे। और जैसे ही इससे हम तुलना करेंगे तो हमें क्या है, a b c के मान मिल जाएंगे, और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। और यहां हमको ये निकालना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। पहले तो हम इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा हमारा 3, b कितना आ जाएगा 7, और c आ जाएगा 15। क्लियर है? अब इस इक्वेशन जो हमको निकालनी है उसको सॉल्व करते हैं। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, देखो ऊपर अल्फा बीटा, तो अल्फा² प्लस बीटा²। अब ये स्क्वायर तो हमें पता नहीं है यहाँ कहीं पे, लेकिन एक और चीज़ है, हम वहाँ से स्क्वायर भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² + b² खाली निकालना है, तो a + b का होल स्क्वायर में से 2ab घटा देंगे तो a² + b² मिल जाएगा। यही तो यहाँ पे है कि ये अल्फा प्लस बीटा² को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है -b/a, और b कितना है 7, a कितना है 3, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -7/3 का वर्ग -2 गुणा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, c 15 है, a 3 है, 5 आ जाएगा। ठीक है, 15/3 5 आ जाएगा, बटे 5। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 49/9 -10/5
इसको सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे का सॉल्व कर लेना, इतना तो मैं वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, मेरा मकसद था आपको सिखाना, वो चीज़ हमने आपको सिखाई है। अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद 35वां 19वां पद 75 है तो 20वां पद बताना है। देखो दोस्तों, समांतर श्रेणी जो होती है उसका nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। जहाँ पर d तो सारवंतर है, आपका जो कॉमन डिफरेंस है, nवां पद है, ये पहला पद है, ये प्रथम पद है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 9वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, 9 में से 1 घटाएंगे 8 d, ये कितना है 35। और 19वां पद कितना है, a प्लस 19 है यानी कि 18 d, ये हमारा 75 है। हमको निकालना क्या है, 20वां पद यानी a प्लस 19 d हमको निकालना है। अगर हमें केवल और केवल d मिल जाए, d तो a प्लस 18 d 75 है, d का मान मिल जाए तो हम तुरंत d एक d जोड़ देंगे, तो हमें इसमें 19वें पद में एक d जोड़ देंगे तो 20वां पद मिल जाएगा कि नहीं। तो d निकालना हमारे लिए मूल मकसद है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर तुरंत विलोपन हो रहा है, घटा देंगे, नीचे वाले में से या ऊपर वाले में से ही घटा देंगे, तो a से 1 घट गया 0 हो जाएगा, ये माइनस का 10d हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो d बराबर कितना आ गया 4, और d 4 आ गया तो हमें पता है a प्लस 18d 75 है, तो a प्लस 19d यानी कि एक d ही तो जोड़ दिया है, यानी कि 4 जोड़ दिया है, तो 75 के बाद कितना 79, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कुछ सरल सवाल हैं जो आप पेपर में बना सकते हो, तो इनको गौर से देखिएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी लेकिन देखिएगा ढंग से, आपके निश्चित तौर पे ये मान के चलिए, अगर आज रात को आपने छोड़ दिया इसे, ठीक है, तो ये मान के चलिए आपने सिलेक्शन छोड़ दिया। अगर आपके फर्स्ट पेपर में कम नंबर भी रह गए और सेकंड पेपर आपने अच्छा कर लिया, कवर कर लिया, तो आपका रेडियो में सिलेक्शन किसी ने नहीं रोका, है ना, क्योंकि हर कोई ये चीज़ें कवर करके नहीं जाता। और आज आप देख रहे हो 20 से 30 नंबर एवरेज नंबर है, तो आप इसमें नंबर बढ़ा सकते हो। देखो अगला क्या है, हमारा प्रसरण है, 5 संख्याओं का योग 15 है, वर्गों का योग 65 है, तो संख्या का प्रसरण यानी वेरिएंस यानी कि ये क्या होगा। अब देखो यहाँ योग दिया है, वर्गों का योग दिया, मैंने कभी भी प्रसरण में इस तरीके का देखा नहीं है, इसलिए मुझे याद भी नहीं आ रहा, रिकॉल भी नहीं हो रहा क्योंकि बहुत साल हो गई 12th किए हुए, 11th 12th में ही रहा होगा ये। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रसरण होता क्या है। जैसे कि अगर कहीं पे डाटा दिया है और वहाँ से आपको प्रसरण निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं। जैसे ये डाटा दिया है 2 3 4 5 6 और दिया है कि इसका प्रसरण निकालना है, तो सबसे पहले तो हम इनका क्या माध्य निकालेंगे। माध्य कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 का 4 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ के 5 का भाग लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि ये 4 2 से कितना दूर है, ये -2 दूर है, ये -1 दूर है, ये 0 दूर है, ये 1 दूर है, ये 2 दूर है। अब हमको ये -2 से मतलब नहीं है, हम इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग कितना आ जाएगा 4, इसका वर्ग आ जाएगा 1, इसका वर्ग आ जाएगा 0, इसका वर्ग आ जाएगा 1, इसका वर्ग आ जाएगा 4। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो ये जो वर्गों का ये आया हमारा जोड़, ये जो हमने क्या निकाला, माध्य से जो पहले विचलन निकाला, माध्य विचलन, माध्य से विचलन निकाला और माध्य विचलन का वर्ग किया और उसका जोड़ कर दिया, उसमें टोटल का भाग लगा दें तो उसको प्रसरण बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से इसका काफ़ी संबंध रहता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में। तो 5 का भाग लगा देंगे 10 में 5 का, तो आपका प्रसरण 2 आ जाएगा। अब यहाँ कैसे करेंगे ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ 65 की जगह 55 होता तो मैं इस सवाल को कर देता, लेकिन अभी क्लियर आ नहीं पा रहा कि कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके का मैंने कभी देखा नहीं, और देखा भी होगा 11th 12th में पढ़ा भी होगा, तो अभी मुझे ध्यान आ नहीं रहा है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं। 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रयास। दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए, अगर 3 से ज़्यादा सिक्के उछाले हैं तो केवल यही कंडीशन पूछेंगे, उसके अलावा कोई कंडीशन वो नहीं पूछ सकते आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप 5 सिक्कों को उछालोगे 2 की घात 5 यानी 32 प्रकार, आप 32 प्रकारों को लिखोगे, उसके बाद चेक करोगे, थोड़ा हेडेक हो जाएगी। अब देखो ये जो है ये क्या कह रहा है, 5 सिक्कों को एक साथ उछाला तो कम से कम एक के हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड यानी कि 1 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, 4 हेड आ जाए या 5 हेड आ जाए, ये सब चलेगा, केवल 0 हेड हो वो नहीं चलेगा।
तो क्यों ना हम एक काम करें कि जीरो हेड आने की प्रायिकता निकाल लें और उसको टोटल 1 में से माइनस कर दें कि जीरो हेड आने की प्रायिकता ये है, तो वो इन सभी के जोड़ के बराबर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, कल भी हमने इसी तरीके के सवाल किए। तो हमें पता है कि टोटल आपके कितने वो आ सकते हैं, टोटल 2 की घात 5 यानी कि 32 प्रकार आ सकते हैं। टोटल आपके जो डाटा है वो कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितने आ सकते हैं 32, और एक भी हेड ना आए यानी कि 5 के 5 टेल आ जाएं, ऐसा केवल एक ही बार संभव हो सकता है, केवल एक कंडीशन में संभव हो सकता है 1। तो 1/32 आ जाएगी इसकी प्रायिकता कि कोई भी हेड ना आए, लेकिन हमको इसकी प्रायिकता नहीं चाहिए, हमको प्रायिकता चाहिए इसकी कि कम से कम एक हेड आए। तो 1 में से 1/32 को घटा देंगे तो 31/32 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा इसी तरीके का सवाल वो पूछेंगे जब संख्या बढ़ाएंगे तब। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। यदि आपका साइन 4x डॉट कॉस 5x बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर 6x प्लस कॉस स्क्वायर 3x का मान निकालना है। देखो हमें पता है कि साइन इंटू कॉस आपका 1 आता है। अगर साइन और कॉस बराबर 1 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का जोड़ आपका 90 डिग्री है। केवल कभी तभी आ सकता है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर 1 है, ये केवल 1 एक कंडीशन में आएगा जब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 4x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 डिग्री आ जाएगा। 10 आ गया, हमें क्या निकालना, साइन स्क्वायर 6x यानी कि 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30x यानी कि 30 डिग्री। अब आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है, वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 का मान आपको, आप ये टेबल तो याद ही कर लो, आप टेबल याद कर लो, टेबल खुद से बनाना 0, 30, 60 और 90 की, साइन का मान, कॉस का मान और टेन का मान, आपको बहुत काम आएंगी ये चीजें। ठीक, बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां क्या कह रहे हैं कि ऐसी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद, अंतिम पद व पदांतर क्रमशः 3, 101 व 7 है। ठीक, तो आपका समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। मैं आपको पहले भी हमेशा से कभी भी मैंने आपको समांतर श्रेणी का फॉर्मूला याद नहीं कराया, मैंने आपको फॉर्मूला निकालना समझाया, लेकिन याद कराना कभी नहीं बताया, अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस कभी भी ली है तो। ठीक है, देखो प्रथम पद आपको दिया है, अंतिम पद दिया है, तो हम क्या है उस पूरी समांतर श्रेणी का औसत निकाल सकते हैं कि प्रथम पद 3 है और अंतिम पद 101 है, तो इस पूरी श्रेणी का औसत क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, अब यहां पर पदांतर दिया है, ये जो औसत होता है इसी में टोटल कितने पद हैं उसका गुणा कर देंगे तो हमको योग मिल जाता है। अब टोटल पद कितने हैं ये निकालना है। देखो आखिरी पद 101 है, पहला पद 3 है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 98, उसमें हम पदांतर का भाग दे देते हैं और जो आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, उतने पद हो जाएंगे। 7 से भाग दिया 14 बार चला जाएगा 98 में, तो 1 जोड़ देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा 15। तो हम इसी को सॉल्व कर देंगे, 104/2 गुणा 15, तो ये 52 गुणा 15, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, यही हमारा उत्तर होगा। क्लियर है, ये भी एक सिंपल सवाल है, ये सवाल आपके नहीं जाने चाहिए। एक और सिंपल सवाल आपका आया, 4 लड़के व 3 लड़कियों को इस प्रकार बैठाएं कि लड़कियां सम स्थानों पर आएं, ऐसी कितनी व्यवस्था बनेगी। तो देखो पहले 7 स्थान बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें सम स्थान कौन से होंगे, 2, 4, 6। इन पे लड़कियां बिठा दो, 3 लड़कियां हैं, पहली लड़की 3 तरीके से, दूसरी 2 तरीके से, तीसरी 1 तरीके से बैठ पाएगी। ऐसे ही 4 लड़के हैं तो ये 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीके से बैठेंगे। सबका गुणा कर दो, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मान के चलो इस तरीके से उत्तर नहीं दिया, फैक्टोरियल में दिया है, तो हमें पता है कि लड़कियों के लिए 3 स्थान है तो 3 फैक्टोरियल और लड़कों के लिए 4 स्थान है तो 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये अगला भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और यहां से भी आपका एक नंबर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, फिक्स हो रहा है। देखो, यदि समतल x प्लस 2y प्लस के जेड बराबर 0 है और 2x प्लस वाई माइनस 2z 0 है, ये आपस में लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं ये समतल, तो k का मान बताना है। तो देखो कुछ नहीं है, समतल की ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 0। और ऐसे ही दूसरा आपका समतल है, ये दोनों लंबवत होंगे तो ये जो x का गुणांक है, y का गुणांक है और z का गुणांक है, इन तीनों का गुणा 0 होता है। जैसे a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 0 होना चाहिए, तभी लंबवत होते। तो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ देखो a1 कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 2, तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस b1 कितना है 2 और यहाँ पर b2 कितना है 1, तो ये भी 2 हो जाएगा, प्लस ये c1 कितना है k और ये कितना है माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 बराबर 0 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कटा तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा उत्तर। बिल्कुल सिंपल था। कल के एग्जाम में हो सकता है समांतर के लिए पूछ दें, तो समांतर की ये कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों आपके इक्वल होनी चाहिए जो, तो हमारा समांतर होगा। वैसे लंबवत का ही सवाल वो दोबारा पूछेंगे, ये आप यकीन मान के चलिए। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल भी आपका बन जाना चाहिए था एग्जाम में। मैदान पर ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 72 मीटर है। ऊर्ध्वाधर यानी कि एक खड़ा है खंबा, ये मैदान है, ये एक खंबा खड़ा हुआ है और इस खंबे की छाया कहीं यहाँ कहीं पे पड़ रही होगी, नीचे धरती में ही तो पड़ती है, ये ऊपर आपका मान के चलिए सूरज है, तो यहाँ पर सूरज जितनी एरिया की रोशनी ये रोकता है वही छाया होती, तो ये आपकी छाया है और इस छाया की लंबाई आपकी 72 मीटर है। आपको बोला गया है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो थीटा डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण, तो हम सूर्य को यहाँ से देख रहे हैं तो ये कितना है थीटा डिग्री है, और ये भी कैसे है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, और साइन क्या होता है, लंब बटे कड़, यानी कि लंब ये आपका 5 है तो ये हमारा 13 है यूनिट में, ये 5 यूनिट है तो ये 13 यूनिट है। अगर ये 5 है ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, तो ये 12 यूनिट हो जाएगा। अब हमें पता चल गया 12 यूनिट इज इक्वल टू 72, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, हमको खंबे की ऊंचाई बतानी है, तो 12 यूनिट बराबर 72 है, तो 12 पंजे 12 छक्के 72, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो खंबे की ऊंचाई 5 यूनिट यानी 5 गुणा 6 यानी कि 30 मीटर हो जाएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन बहुत कठिन ही आ रहा है। बढ़ते हैं अगले पे। 19वां प्रश्न, किसी छात्र की गणित में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 4/9 तथा फिजिक्स में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 2/5 है। यदि ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो गणित में उत्तीर्ण तथा फिजिक्स में अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता बतानी है। देखिए, हमेशा से ही स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तभी प्रायिकता निकालते हैं। ये तो उन्होंने स्टैंडर्ड सवाल है इसलिए लिख दिया है, अदरवाइज जो जनरल एग्जामिनेशन होते हैं आपके उनमें वो लिखते भी नहीं है। किसी छात्र की गणित में पास होने की प्रायिकता 4/9 है, गणित में हमको पास ही कराना है तो 4/9 लिख देंगे, और साथ में और तथा एंड यानी कि बीच में गुणा लगाएंगे। फिजिक्स में फेल कराना है उसको, फिजिक्स में पास होने की प्रायिकता 2/5 है, फिजिक्स में पास होने की प्रायिकता 2/5 है, तो फेल होने की कितनी हो जाएगी, 1 में से घटा देंगे तो कितना 3/5 फेल होने की प्रायिकता, तो 3/5 यहाँ लिख देंगे। अब गुणा किया तो 12/9 पंजे 9, ये काट दो कट भी तो रहा था, तो 4/15, तो 4/15 हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता हो गया, क्रमचय संचय हो गया, काफ़ी किताबों में भी गलत दिया है, ठीक है। जो मतलब 11-12 की बुक्स हैं वहाँ पर आपको गलत नहीं मिलेगा, जो स्टैंडर्ड किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है वहाँ पे भी आपको गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों का ये कोर है टॉपिक। लेकिन जो जनरल जो आपकी वनडे एग्जाम्स की बुक्स हैं वहाँ पर कई बुक्स में गलत है, और उन बुक्स में गलती की वजह से बहुत से टीचर भी गलत पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। गणित में मेरे 12th में 100 में से 100 नंबर थे, ठीक है। और ये जो टेक्निकल का एग्जाम मैं खुद एसआई का दे चुका हूँ, और उस साल जो एसआई में जिसका टेक्निकल में फर्स्ट रैंक आई थी उससे मेरे 12 या 15 नंबर कुछ ज़्यादा आए थे बिना इंटरव्यू जोड़े। उसके जो टॉपर थे उनके इंटरव्यू जोड़ने के बाद, और मेरे विदाउट इंटरव्यू, क्योंकि मैं गया नहीं था क्योंकि मेरी हाइट कम थी उस वजह से, तो इसमें आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, ठीक है। और फिजिक्स के भी क्वेश्चन याद हो तो फिजिक्स के भी भेज देना, फिजिक्स तो मैंने स्पेशली पढ़ाया भी है,
ठीक है, चलो 20वें नंबर के प्रश्न पे पहुंचते हैं। ये प्रश्न भी मैंने जनरली कराया है बच्चों को, जब मैं रोमन पद्धति पढ़ाया ही है मैंने, उस समय मैंने ये भी समझाए हैं आपको सारे प्रश्न। ये x, ये 10, यहाँ x संख्या पद्धति का आधार है। देखिए बेस होते हैं जो हम जनरली जो पढ़ रहे होते हैं उसका बेस 10 होता है। 10 बेस है, इसका मतलब है 0 से लेके 9 तक की संख्या है। 8 बेस है यानी 0 से लेके 7 तक की संख्या होंगी। 4 बेस है तो 0 से लेके 3 तक की 0 1 2 3 संख्या होंगी। 5 बेस है तो 0 से लेके 4 तक की संख्या होंगी। इस तरीके से होती है संख्या। तो यहां से हमको एक चीज तो दिख रही है कि ये जो है 2 3 1 आ रहा है, इसका मतलब है आपका ये बेस 4 से तो ऊपर का ही होगा, या तो 4 होगा या 4 से ऊपर का होगा। अगर बेस 3 होता तो 0 1 2 यही 3 संख्या आ सकती थी। बेस 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, तो हम 4 के लिए शुरुआत में चेक कर लेंगे। चेक क्या करते हैं ये समझ लो। जैसे ये 2 3 1 लिखा है, हमें चेक करना है कि ये 4 बेस में इसका दाशमिक प्रणाली में कितना मान होगा। तो हम क्या करते हैं, ये पहले वाले स्थान पर 4 की घात 0 और इसका स्थानीय मान 4 की घात 1 और इसका स्थानीय मान 4 की घात 2 ले लेते हैं। अगर ये इनका जोड़ हमारा 45 के बराबर होगा तो हमारा 4 ही उत्तर हो जाएगा, अदरवाइज फिर हम 5 के लिए चेक करेंगे। विदाउट चेकिंग हम नहीं कर सकते इसको। तो देखो 4 की घात 0, 1 का गुणा करेंगे, देखो स्थानीय मान वाली पद्धति से 1 का गुणा करेंगे, 1 गुणा 4 की घात 0 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 की घात 0 1 ही होता है। यहाँ 2 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ 2 गुणा 16 तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। सॉरी, 1 गुणा 4 0 कितना आया, हाँ यहाँ पे ये 3 था, 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 12। अब जोड़ देते हैं, 32 12 44 1 45। अरे ये तो आ गया, ये तो आ गया। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। पहले ऑब्जर्वेशन में ही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। एक्चुअली में वो यही जानना चाहते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे यहाँ 3 लिखा है तो हमने 4 से स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला प्रश्न, log 10 5 डिग्री इंटू लॉग 10 डिग्री, log 10 15 डिग्री, ये 60 तक है, बराबर x। देखो हमें पता है कि log a इंटू लॉग b क्या होता है, log a प्लस b होता है। तो ऐसे ही यहां तक जहां तक ये गुणा में सबको जोड़ देंगे तो log 10 5 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री प्लस डॉट 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 ये 10 60 डिग्री तक आ जाएगा, बराबर x है। यहाँ कुछ नहीं है, log लिखा है तो 10 मान लेते हो, तो 10 की घात x बराबर इतना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 5 10 10 ऐसी डॉट 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 10 60 इज इक्वल टू 10 की घात x हो जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू तो आ गई। अब क्या करेंगे, अब कुछ 10 5 और 10 60, अब देखो इनमें कुछ की वैल्यू पता है, 10 30 अपन जानते हैं, 10 45 जानते हैं, 10 60 का मान जानते हैं। अब 5 10 इनको कैसे कन्वर्ट करना है, ये अभी दोस्तों मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही कुछ आएगा। ठीक है, इसको ये आसानी से कुछ कट पिट जाएंगे, अब दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बाद में फिर आपको बता दूंगा इसे। ठीक, बूलियन बीज गणित से प्रश्न आया, ये बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग कर सकते हो। देखो जो मैंने आपको इफ एंड और लॉजिक सिखाए हैं, इफ एंड और लॉजिक वो बूलियन अलजेब्रा से ही सिखाए हैं। ठीक है, किससे सिखाया है, बूलियन अलजेब्रा से। तो यहाँ अगर बूलियन अलजेब्रा का ये सवाल आया, जब भी डॉट आता है ना, डॉट का मतलब होता है एंड, और एंड की टेबल आपको पता है, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, 1 and 1, तभी आपका 1 होता है। एक भी 0 हो गया तो आपका 1 नहीं होगा। और यहां पर एक आपका a है, एक a नॉट है, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अगर a 1 है तो a नॉट 0 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 0, 0 और 1 का कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 0 प्लस a, और a के साथ में अगर हमने 0 जोड़ा है, ये हमारा क्या हो गया, और लॉजिक, और तो ये हमेशा a ही होता है। कैसे a होता है समझ लो, कि जैसे ये 0 आ गया, 0 के साथ a, अब a अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, a अगर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि अब 0 के साथ अगर हमने 0 रख दिया तो 0 आ जाएगा, 0 के साथ 1 रख दिया तो 1 आ जाएगा, यानी कि जो a का मान था वही तो यहाँ पे आया। तो 0 प्लस a इज इक्वल टू a। थोड़ा और इसको डिटेल में देख लेना, तो 1 नंबर यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएगा।
बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। ग्राफ दिया है 4x² माइनस वाई माइनस 13/2 बराबर 0 और रेखा x इजकल टू 2 को बिंदु a, b और रेखा 7x प्लस वाई प्लस 3/2 बराबर 0 को y अक्ष को c, d पर प्रतिच्छेद करती है। a b d का मान निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को ये वाली रेखा x इजकल टू 2 काट रही है और ये वाले बिंदु पे काट रही है। x इजकल टू 2 है, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम y की वैल्यू अभी नहीं पता किस पॉइंट पे काट रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे हम इस ग्राफ में, तो वही हमें कटान बिंदु मिल जाएगा। तो x इजकल टू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2 की घात 2। हमेशा ऐसा ही करते हैं कि जो भी काट रहे होते हैं जहाँ से उसको उतना ही रख देते हैं। तो यहाँ से रखा, y का मान निकाल लो, कितना 4 गुणा 2 की घात 2 यानी कि 4, 16 माइनस वाई माइनस 13/2 बराबर 0। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, आगे का आप लोग करना। माइनस 13/2 को यहाँ पहुँचाएंगे, 16 को वहाँ पहुँचाएंगे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 16 प्लस 13/2। तो यहाँ को सॉल्व करो, माइनस का 32 प्लस 13/2 माइनस वाई, तो वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस के 13 में से 33 होता तो 20 आता, तो माइनस 19/2। माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 19/2। y 19/2 है और x ऑलरेडी 2 था, x आपका ऑलरेडी 2 था, तो x आपका आ जाएगा 2 और y आ जाएगा 19/2। तो जो बिंदु जो a और b है, यहाँ पर ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा और b इज इक्वल टू हो जाएगा 19/2। ठीक, तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c और d का मान और निकालना। अब ये y अक्ष को कितने पर प्रतिच्छेद करती है, देखो y अक्ष पर x इज इक्वल टू 0 होता है और x अक्ष पर y इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो y का मान आ जाएगा कितना, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डाल दो। तो दूसरी इक्वेशन से हम निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो वो 7 इंटू x 0 y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो यहाँ पे ये जो c होगा वो क्या होगा हमारा x, और x कोऑर्डिनेट y अक्ष पर कितना होता है, 0, तो c इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो हमें पता चल गया a मिल गया, b मिल गया, d मिल गया। इन तीनों का ही तो गुणा निकालना है, ये c था ये d था, c का तो दिया नहीं, उन्हें पता था c 0 है तो कोई सॉल्व भी नहीं करेगा। यहीं से उसको बच्चे को समझ में आ जाएगा कि y अक्ष पे x 0 होता है और यहाँ पर कहीं गुणा में c दिया होता तो वो डायरेक्टली 0 कर देता, पूरा सॉल्व ही नहीं करता। तो यहाँ से उन्होंने c हटा दिया, इनका गुणा पूछा, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 19/2 और c इज इक्वल टू माइनस 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और बाकी का आगे का गुणा कर लेना। ठीक, तो ये उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं इस वाले सवाल पर। ये सवाल है हमारा cot 78, cot 47, cot 55, cot 47, cot 55, cot 78। वैसे तो ये एक याद कर ली जाती है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot A। आप देखो यही तो है ना, एक ए बी, फिर यही आया है बी बी सी और सी ए, आ गया कि नहीं। अगर ए बी सी आपके 180 डिग्री है, यानी कि एक त्रिभुज के कोण हैं, तो इनका मान हमेशा 1 होता है। देखो अगर आप यही आइडिया लगा लेते और आज आप सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का आंसर 1 लगा देते तो 2 नंबर तो आपके क्लियर हो जाते, है ना। खैर चलो कोई नहीं, 0 भी आता है कभी कभी, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो हमें पता है कि देखो यहाँ 78, 47 और 55, इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 हो रहा है। 180 हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी। ठीक है, अब हम दोनों तरफ इसमें कॉट लगा दें, तो कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट 180 माइनस सी, और यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी, और ये कितना हो जाता है हमारा माइनस का कॉट सी।
अब यहाँ से आप करोगे तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट सी माइनस का, और ये माइनस कॉट बी इंटू कॉट सी। अब ये जो माइनस माइनस के थे इनको इधर ले आओ और माइनस का 1 उधर ले आओ, तो वही इक्वेशन बन जाएगी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए बराबर 1। और यही तो दिया था यहाँ पर, यही तो दिया था, इसी की तो इक्वेशन मैंने बताई थी कि ये 1 होता है अगर ए बी सी 180 है। तो ये हमारा अगर याद है तो डायरेक्टली, और नहीं याद है तो ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप कर सकते हो। टेन में दोनों के जोड़ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉट में भी दोनों के जोड़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25वां प्रश्न है ए बी सी धनात्मक है तो ये नेगेटिव होगा क्या, ये पूरी कंडीशन नेगेटिव हो जाएगी क्या, ये सत्य है या असत्य। ऐसे सवालों में हमेशा आप हिट एंड ट्रायल यूज कर लिया करो। आपको पता है ए बी सी धनात्मक है तो ए बी सी सबको 1 1 1 मान लो कि ये तीनों 1 1 1 है, 1 1 1 होंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का जोड़ 0 हो जाएगा, और 0 आपका 0 से छोटा नहीं है, 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन असत्य हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग से करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 26वें प्रश्न पे पढ़ते हैं, बाई अक्ष के समांतर एवं रेखा युग्म x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0 व 2x प्लस y बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। तो देखो बाई अक्ष के जो समांतर रेखा होती है, जैसे ये हमारा अक्ष है, ये x अक्ष, ये बाई अक्ष, बाई अक्ष के समांतर रेखा यहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, तो इसमें क्या है कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या होता है, आपका देखो x कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहता है हमेशा, x कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो आप क्या है इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु का x निकाल लो कि x कितना होगा, और x इज इक्वल टू उतना ही लिख दो, वही आपकी समीकरण हो जाएगी। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालोगे, विलोपन विधि से। तो 7 माइनस x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0 और 2x प्लस y बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगा देंगे क्या है, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी 2x। हमको y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको x की निकालनी है, तो हम क्या है ना y को ख़त्म करेंगे, y को ख़त्म करते हैं तो y कितना है, नीचे 7 है, नीचे 7 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा x ऊपर x माइनस 7y बराबर माइनस का 15, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा x यानी कि 7 का गुणा करेंगे 14x प्लस 7y बराबर 0। अब जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे, ये तो 0 हो गया दोनों, तो 15x बराबर माइनस का 15, तो x इज इक्वल टू -1, यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी, यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी। x इज इक्वल टू -1 को x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोल देंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ही वह बाई अक्ष के समांतर एक रेखा है जो कि इनको यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं रेखा के समीकरण के, 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उन सभी को हम यहाँ पे नहीं समझा सकते। मैंने एक लेक्चर बनाया है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी आपको भेज दूंगा। इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी @तपोभूमि TAPOBHOOMI, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 27वां प्रश्न क्या है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से कोई 2 संख्याएं चुनी गई, बताइए उन दोनों के या तो अभाज्य होने या विषम होने की प्रायिकता क्या है। तो ये यहाँ 2 कंडीशन है, पहले तो हम अभाज्य होने की, अभाज्य की निकालेंगे और फिर या विषम होने की निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रायिकता आ जाएगी। क्योंकि या बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले तो 1 से लेके टोटल संख्या कितनी हो सकती है 25, यहाँ पर भी टोटल कितनी 25, कोई 2 संख्याएं चुनी गई, या तो दोनों अभाज्य हो, तो देखो पहली संख्या जब चुनेंगे तब टोटल संख्या 25 होंगी, और जब दूसरी चुनेंगे तो टोटल 24 होंगी, है कि नहीं, एक चुनी जा चुकी होगी। अब यहाँ पर हम फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, पहले तो ऑप्शन से यही देख लेना कि यहीं पे बटे में अगर इस तरीके की कंडीशन बन रही तो बढ़िया। अब अभाज्य निकालेंगे, 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य होती हैं, तो 2 अभाज्य हो गई, 3 हो गई, है ना। वैसे अगर आप निकालोगे, चलो हम लिख ही लेते हैं ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23,
ठीक, इसके अलावा कोई नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक आध मिसिंग है क्या? मुझे लगा कि 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती हैं, ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा था। 1 से लेके 25 तक कोई मिसिंग आ रही है क्या इसमें? 17 18 17 12 के बाद 11 13, ठीक है। 7 6 के बाद 7 5 8 ले लिया है। 23 के बाद सही है, 9 ही है कि नहीं? तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जब लेंगे, पहली अभाज्य संख्या चुनेंगे तो 9 संख्याओं में से कोई एक चुन लेंगे, दूसरी चुनेंगे तो एक चुनी जा चुकी है तो फिर 8 में से चुनेंगे। ऐसे ही विषम संख्याएं कितनी होगी? 1 से लेके 25 तक कितनी विषम है संख्याएं बताओ? 1 से लेके 25 तक आपकी 13 संख्याएं विषम हो जाएंगी। तो पहली चुनेंगे तो 13 विषम है, दूसरी चुनेंगे तो 12 ही विषम बचेंगी। तो इनका सबका कैलकुलेशन करके जोड़ लेंगे, ठीक है। कट जाएगा ये 1/3, ये 1/2 हो जाएगा और कैलकुलेशन आगे की कर लेना, बटे 50-50 करके आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लेना, सिंपल है आगे का। अब ये देखिए, ये वही वाला सवाल आ गया, 5 संख्याओं का वर्ग वगैरह, जो मुझे ध्यान नहीं था कि इनको कैसे करके हम ये निकालते हैं अपना वेरिएंस। 29वां सवाल देखते हैं कि समांतर श्रेणी का 9वां पद 35 है और ये तो अपन कर ही चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो यही सारे सवाल थे। 1 घंटे 6 मिनट का लेक्चर हो गया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप @तपोभूमि TAPOBHOOMI पर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। और बता दूं दोस्तों, आप में से कईयों लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, बहुत से सवाल कि सर अब देखो आप लोग पढ़ रहे हो 10th तक का, आपने हायर मैथ पढ़ा नहीं है, पहले भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा निश्चित तौर पे, तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस छांट लो या रट लो, मेथड रट लो, क्योंकि कल आपके एग्जाम में आएंगी, उस समय आप इनको कर पाओ। साथ ही साथ फिजिक्स के क्वेश्चंस भी जिन जिन के पास हो वो मुझे भेज देना। फिजिक्स का तो मैं शुरू से ही मास्टर रहा हूँ, फिजिक्स मेरा पहला प्यार रहा है, तो वो मैं आपको ज़रूर करा दूंगा। और जितना सिंपल हो सकेगा, जितना ट्रिक के माध्यम से हो सकेगा, उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय माता दी। शुभ रात्रि।